एक थ्योरी जाएगा और आधा पार्ट आपका जाएगा मैथमेटिक्स। स्टार्टिंग के एक हफ्ते में आपको मैथ्स पढ़ने हैं फिजिक्स में, जो कि फिजिक्स में यूज़ होगा। जिनके पास पीसीएम है तो वो मैथ पढ़ेंगे, लेकिन वो जो चैप्टर पढ़ेंगे वो 12th में पढ़ेंगे। जैसे एक टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन, एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये जैसे लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब बहुत छोटे समय के लिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा समय है, काट देते हैं, डेल्टा एक्स फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस और टाइम लगा डेल्टा टी, तो अगर आपको स्पीड निकालोगे तो वो क्या आएगा, डेल्टा स्पीड आएगा, जो क्या आएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बहुत कम समय के लिए बहुत कम डिस्टेंस, तो इसी को मैथ में डी एक्स अपॉन डी टी लिख देते हैं। तो जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे, मोशन पढ़ोगे, वहां पर आपको क्वेश्चन आएगा, अभी तक आप कैसे पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े थे। क्लास 11th में इसको डिफरेंशिएशन के फंक्शन में दिया जाएगा। जैसे आपको दिया जाएगा v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5, ये वेलोसिटी की वैल्यू है। 10th में कैसे पढ़े थे वेलोसिटी की वैल्यू, आपने सॉल्व किया और 25 मीटर पर सेकंड आ गया। यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू एक फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है कि 2t स्क्वायर प्लस 5 मीटर पर सेकंड। यहां पे कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू मतलब काउंटेबल वैल्यू 1 2 3 नहीं है। किस फॉर्म में, कुछ फंक्शन दिया है और हमको वेलोसिटी निकालनी है इस फंक्शन की मदद से, इस फंक्शन की मदद से। तो हम जो टेक्निक यूज करेंगे, जो टूल यूज करेंगे, उस टूल को कहते हैं मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन। हम क्या करेंगे, डीवी बाई डी करेंगे। कैसे करेंगे तो पूरा लेक्चर ही है ना, सीखना। हम बता रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ, तो डिफरेंशिएशन पे कम से कम मेरा 20 मिनट के आसपास का लेक्चर जाएगा। इंट्रोडक्शन, क्लास 11th में जब आप जाओगे तो आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा डिफरेंशिएशन, 11th और 12th दोनों में। 12th में भी है, 11th में हल्का सा इंट्रोड्यूस किया गया लिमिट के बाद, बट 12th में तो पूरा चैप्टर है डिफरेंशिएशन। दूसरा, मान लीजिए भैया कैंसिल कर दो ऑर्डर, ठीक है। मान लीजिए अभी तक हम जब पढ़े थे मोशन 9th में, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन था। क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन था। और अगर मैं आपको वीटी ग्राफ दे दूं और पूछूं, बताऊं ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या करते थे, यहां से गिराया आपने प्रोजेक्ट, लेट्स से दिस इज पॉइंट A1 या T1, और यहां से एक पॉइंट गिराया T2, और इसका एरिया निकाल लेते थे। क्या निकालते थे, एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ क्लास 9 क्या देता था आपको, डिस्टेंस। क्लास 11 की फिजिक्स 9 से इंस्पायर्ड है, क्लास 12 की फिजिक्स 12th से इंस्पायर्ड है, 10th से इंस्पायर्ड है। तो अभी 9th वाली ही चलेगी चीज़ें, बट उसका अपडेटेड वर्जन चलेगा। तो अब ये तो अगर ऐसा मोशन दे देगा तो आप निकाल लोगे एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि ट्रेपेजियम बन रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसे है, ए से लेके बी तक, फिर से वही है, वीटी ग्राफ ही है, अब कैसे डिस्टेंस निकालोगे, तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए जो मैथ में टूल्स मिला, वो मिला इंटीग्रेशन। क्या मिला, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन, यानी एक बहुत पतला सा, अगर मैं यहां से स्ट्रिप काट लूं, जो कि बहुत पतला रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, बहुत पतला रेक्टेंगल है। कितना रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है dv, इसका टाइम है dt। तो हम क्या करें, dv बाई dt ले ले और इसको इंटीग्रेट कर दे। क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेशन कहां से, a से लेके b तक, a से लेके b तक, तो हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पूरा एरिया मिलेगा। अगेन इस पे भी पूरा टॉपिक जाएगा मेरा 20 मिनट का टॉपिक। और क्लास 12th में 11 एक्सरसाइज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 अगर मैं सही हूं तो 11 एक्सरसाइज है। इस पे उतना हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें 5 से 10 फॉर्मूले स्टैंडर्ड याद रखने हैं, उसको हमें बार बार यूज करना है। ये भी आएगा चैप्टर नंबर 3 में। किसमें आएगा, चैप्टर नंबर 3 में। प्लस एक टॉपिक है, पहला हो गया डिफरेंशिएशन, दूसरा हो गया इंटीग्रेशन, तीसरा टॉपिक होता है वेक्टर।
क्लास 9 में बस आपने वेक्टर वर्ड सुना था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का एक पार्ट होता है, स्केलर और वेक्टर। यहां पर वेक्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे, डिस्टेंस, अरे सेक्शन फॉर्मूला, ये सब यूज करते थे। इस साल आपको वेक्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि अगर आपको 2D या 3D में डायरेक्शन देना है तो आपको एक टूल्स की जरूरत पड़ेगी, इसको कहते हैं वेक्टर। जैसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि एक पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, तो हम एरो बनाएंगे, मतलब एक लाइन खींचेंगे और एरो बनाएंगे। ये पॉइंट होगा उसका ओरिजिन और ये होगा एंड पॉइंट, यानी ये टेल होगा, ये इसका हेड होगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको लिखेंगे ऐसे ए बी और उस पर ऐसे एरो लगा देंगे, इसको बोले ये फर्स्ट ये जो चीज है ये जीरो चैप्टर है। मतलब अगर आप एसएल अरोरा लोगे तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो चैप्टर है उसमें ये सब चीजें दी हुई हैं। मैथमेटिकल टूल चैप्टर 0, ये सब आपको जानना है, इसमें है सारी चीजें। वेक्टर का यूज आपके चैप्टर नंबर 3 में होगा जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं। मोशन इन अ प्लेन में हम लोग 2D और 3D पढ़ेंगे। मान लीजिए एक बॉल हमने फेंक दिया, ऐसे एक बॉल प्रोजेक्ट किया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायरेक्शन होगा, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, एक नीचे भी लगेगा इसका मास mg। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। और समझाते हैं वेक्टर की जरूरत कहां पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है F फोर्स से इस डायरेक्शन में, तो अब फोर्स की डायरेक्शन के लिए बताने के लिए हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं वेक्टर। इसका एक वेट लगेगा नीचे की तरफ, पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलेंगे mg। इसको अब रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेक्टर। 3 टूल्स हो गए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर। ये तीनों टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, इनको हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर पहले ही मैं मैथ शुरू कर दूंगा तो ये फिजिक्स खराब हो जाएगी। तो फिजिक्स के लेक्चर को स्टार्टिंग के कम से कम 10 लेक्चर को या 5 लेक्चर को ऐसे डिवाइड करेंगे कि हाफ में मैथ पढ़ा जाएगा और हाफ में आप फिजिक्स पढ़ा जाएगा, ताकि दोनों एक साथ चलता रहे, बोरिंग ना हो। तो हम शुरू करेंगे पहले थ्योरी फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि स्टार्ट कर रहे थे। अब यहां से छोटी सी बात, यूनिट की जरूरत हमें क्यों पड़ी। हमें यूनिट किसके लिए पड़ेगी बताओ। यूनिट अगर हमें चाहिए किसके लिए चाहिए, किसी चीज को नापने के लिए ना, किसी चीज को क्वांटाइज करने के लिए। किस चीज को क्वांटाइज करने के लिए, क्वांटिटी को। वो कैसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। हमें इमोशन को तो क्वांटाइज नहीं कर सकते ना, कि 5 किलो गुस्सा आया, उसको क्वांटाइज नहीं कर सकते, या 2 लीटर हमें किसी से नफरत हुई। हमें यूनिट की जरूरत पड़ी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज करने के लिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है, हमारे आसपास नेचुरल फिनोमेना होना, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। अगर पूछा जाएगा वो डिफाइन फिजिक्स, ये भी आ चुका है स्टेट बोर्ड में। अगर कोई बोले कि डिफाइन फिजिक्स, डिफाइन फिजिक्स, जैसे पहले एक चैप्टर हुआ करता था फिजिकल वर्ल्ड, जो अब डिलीट हो गया, अब नहीं आ रहा है, उसमें ये क्वेश्चन था डिफाइन फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना जो हमारे चारों तरफ हो रहा है। हवा बह रही है तो विंड से रिलेटेड, करंट मूव कर, करंट के मोशन हो गया, पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल का हो गया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का हो गया। ये सब तो पढ़ते हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल मूव कर रही है तो उससे रिलेटेड क्या क्या फिनोमेना जनरेट हो रही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, उस पर सारे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। पार्टिकल्स, अगर एटॉमिक लेवल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी जनरेट हो सकती है, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। यही तो है फिजिक्स। रेडियो एक्टिव हो रही है, कोई कुछ भी हो रहा है, सब क्या है, फिर सब कुछ फिजिक्स है। तो फिजिक्स में एक चीज आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और उस फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमें स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी यूनिट की। अब यूनिट भी कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग जगहों ने अपना अलग अलग कन्वेंशन बनाया, ब्रिटिश ने अलग बनाया। तो यहां से यूनिट को नापने के स्टैंडर्ड, जो सबसे स्टैंडर्ड नापते हैं हम लोग एसआई यूनिट। सबसे यूनिट जो हम लोग नापते हैं कौन सा नापते हैं, एसआई यूनिट। फर्स्ट यूनिट बना आपका एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एफपीएस सिस्टम, थर्ड सीजीएस, और फोर्थ जो हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम।
एम केस में क्या होगा? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। एम के मीटर के लिए, इसमें फुट, पौंड एंड सेकेंड। ठीक है, मतलब फुट लिया गया, डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या लिया गया? फुट, वेट के लिए क्या लिया गया? पाउंड, और टाइम के लिए सेकेंड। सीजीएस छोटी यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि सबका समावेश है, एक ऐसा यूनिट जो कि पूरी दुनिया में वैलिड हो, हर जगह पर कहीं पे भी जाएं हम तो उसको माना जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग एसआई यूनिट। ठीक है, एक दो लाइन लिखते हैं ताकि नोट्स मेकिंग पे भी। कुछ कन्वर्जन्स भी हैं, वो भी हमें याद रखना है। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी फिर से दो तरह की होती हैं। एक डायरेक्शन के बेसिस पे, तो उस पे बन गया स्केलर और वेक्टर। एक डायरेक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो ये बन गया आपका स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये हम लोग 9th में पढ़ के आए थे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो दो क्वांटिटी बना, डिराइव्ड एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से अनलिमिटेड डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं हम लोग। जैसे बताता हूं, समझाता हूं। जैसे पहला मास। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ, लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। वेट, इसके लिए क्या लेंगे? किलोग्राम। क्या लेंगे? किलोग्राम। सॉरी, मास हो गया ना, किलोग्राम क्यों लेंगे? हाँ, मास हो गया ना, एक सेकंड, नहीं गलती हो गई। टाइम, कैपिटल टी। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, करंट, करंट के लिए क्या लेंगे? एम्पेयर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। इंटेंसिटी, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है तो उसको नापते हैं कैंडला से। ठीक है, इंटेंसिटी CD, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एंड 7 टेम्परेचर, केल्विन। इन सातों को बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। कोई 2, 3, 4 आपस में मिला के हम बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, तो उनको बोला गया डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जैसे कि फोर्स, फोर्स के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। तो मास क्या हो गया? फंडामेंटल। अब एक्सेलरेशन के लिए भी 2 लोग चाहिए, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम। तो एक्सेलरेशन के लिए भी क्या चाहिए? वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी मतलब स्पीड। अब स्पीड को भी 2 लोग चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे सिंपल तो ये बताना चाहिए था हमको, स्पीड वाला, है ना। स्पीड के लिए क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है बताओ? फंडामेंटल। टाइम भी क्या है? और इन 2 फंडामेंटल को यूज करके जो क्वांटिटी बनी वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनी। फोर्स में तो कई सारे फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? स्पीड, मतलब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को जोड़ के बना आपका फोर्स। तो ऐसी क्वांटिटी क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो ये तो समझ आ गई फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। और दूसरा, हमें यूनिट की जरूरत क्यों है। हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा तो एक यूनिफॉर्म चीजें नहीं मिलेगी। जैसे अब जर्मनी का आपने पढ़ा, उसमें देखो यूनिफॉर्म वेट नहीं था, तो कहीं 1 किलो खरीदो सामान, दूसरी जगह जा रहे तो 500 ग्राम हो गया वो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 1 फुट या 2 किलोमीटर की सड़क बनाई, तो वो लेंथ हर जगह वैलिड हो,
अमेरिका में जाके बोलूं तो भी वैलिड हो। तो एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन हमें बनाना चाहिए, इसलिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ी। छोटे से डिफरेंशिएशन ये हो गया। मेन कंसर्न आता है, जो क्वेश्चन हमें समझना चाहिए वो समझना चाहिए डायमेंशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक था, वो बस फाउंडेशन बनाने के लिए। डायमेंशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन हर जगह आता है, मेनली कॉम्पिटेटिव में आता है। सीबीएसई में तो डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन आता है, बट जैसे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वहाँ पे आता है, चाहे नीट हो गया, चाहे एनडीए हो गया, चाहे एविएशन इंडस्ट्री हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हुआ, डायमेंशन से क्वेश्चन जरूर आता है। डायमेंशन क्या होता है देखिए, इसका क्या डेफिनेशन है। आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ax² प्लस bx, इसका ये मतलब है x यहां पे एक वेरिएबल है जिसके सम पावर है। ऐसे ही जब हम फिजिकल क्वांटिटी नापते हैं तो उसके कुछ वेरिएबल है जो वो 7 क्वांटिटीज हैं, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो वेरिएबल है। क्या है मतलब मास के लिए m, लेंथ, टाइम, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट, मोल और क्या था कैंडल। ये हो गया 7 हो गए, कुछ छूट रहा है बताना। 1 2 3 4 5 6 7, इनके ऊपर कुछ पावर दे दो, इनके पे क्या दे दो पावर। लेट्स से A B C D E F G और इनको ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको बोलते हैं डायमेंशन। इसको क्या बोलते हैं? ज्यादातर आपको जो मिलेगा आपके सिलेबस में वो MLT के फॉर्म में ही मिलेगा, कहीं कहीं 4 मिल जाएगा। जैसे मुझे डायमेंशन लिखना है स्पीड का, लेट्स राइट द डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को नापने के लिए क्या चाहिए? लेंथ, तो L हो गया। कितने लेंथ है यहां पे अवेलेबल? एक ही है, तो उस पर पावर क्या हो गया? 1। टाइम को नापने के लिए क्या चाहिए? T, कितना टाइम है इसमें? 1, तो इस पर पावर 1। थोड़ा सिस्टमिक रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि MLT के फॉर्म में लिखना होता जरूरी। तो M लिखा, क्या यहां पे मास है? नहीं, तो 0। मास नहीं है ना, तो 0। L पे पावर 1, और ये जब ऊपर T जाएगा तो -1। ये डायमेंशन किसका आया? स्पीड का। किसका डायमेंशन आया? अब मान लो मुझे डायमेंशन लिखना है किसका? एक्सेलरेशन का। किसका लिखना है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब स्पीड। अगेन डायमेंशन में कोई स्केलर और वेक्टर का कंडीशन नहीं है कि नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पीड की डायमेंशन और वेलोसिटी डायमेंशन सेम होगी। तो स्पीड की डायमेंशन यही होगी जो निकाला हमने, m0 L1 t-1, और नीचे टाइम एक और है, ये ऊपर जाएगा तो फिर -1 हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई में है, ऐड हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आया m0 L1 t-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। इजी है। इसी की मदद से हम निकाल लेते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए कैपिटल M, एक्सेलरेशन यहां निकाला हुआ है मैंने, इनटू एक्सेलरेशन m0 L1 t-2। तो फोर्स का डायमेंशन आ गया m1 L1 t-2। कहते हैं फिजिक्स में फोर्स का डायमेंशन गोल्डन है, मतलब इसको याद ही रख लेना है। आपके बड़े बड़े डायमेंशन में ये यूज होगा, जो सिंप्लीफाई करने का काम होगा। कैसे याद रखते हैं? 1 1 -2, ये समझ लो पिन कोड है फोर्स का। MLT तो रहेगा ही, 1 1 -2, m पे पावर 1, L पे पावर 1, T पे पावर -2। ये फोर्स वाला डायमेंशन डायरेक्ट भी पूछा जाता है और ये याद रखना है, हर जगह पे फोर्स यूज होगा। इजी है। प्रेशर का डायमेंशन कैसे बनाओगे? फोर्स का है, देखो कैसे, देखो आपस में कितने इंडिपेंडेंट है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन किसी भी एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 बार लेंथ आएगा। तो एरिया इंटू L² एरिया के लिए, लेंथ इंटू लेंथ, ये तो एरिया होता है। किसी भी क्वांटिटी का एरिया निकालोगे उसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर, यानी 2 बार लेंथ आ रहा है, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो, कुछ भी हो। और फोर्स का डायमेंशन आपने यहां निकाला है m1 L1 t-2। तो ये पावर ऊपर जाएगा, तो L पे पावर क्या हो जाएगा? -2। तो m1 L1 -2 t-2, तो ये आपका आ गया m1 L-1 t-2। इजी है, डायमेंशन निकालना आसान है। ठीक है,
कुछ 2-3 लाइन लिखते हैं हम लोग, थोड़ी थ्योरी बना लीजिए। हेडिंग डालिएगा आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टार्टिंग में कहीं पे भी जब आप पढ़ते हो तो फिजिक्स के जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये बहुत इजी है, और कहीं कोई भी टीचर हो ये फर्स्ट और दूसरा चैप्टर 1 महीने पढ़ाता है, और 1 महीने तक बच्चों को लगता है फिजिक्स बहुत आसान है। मैं रियलिटी बता रहा हूं दुनिया की। प्रॉब्लम आती है चैप्टर नंबर 3 से। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है बायो में, केमिस्ट्री में, सब जगह। स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री पढ़ते हो बहुत इजी होती है, स्टार्टिंग के एक एक चैप्टर चाहे फिजिकल की, चाहे ऑर्गेनिक की, चाहे इनऑर्गेनिक की, बहुत इजी होती है। उतने में 1.5 महीने निकल जाता है। एक्चुअल पता चलता है जब 50% सिलेबस निकलता है और वो टफनेस आता है, वहां पे टीचर भी फेल होते हैं और बच्चे भी फेल होते हैं। तो अभी आपको 1.5 महीने फिजिक्स बहुत ईजी लगेगी, आप लोग को ऐसा लगेगा अनुसार बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं आगे भी अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा पढ़ाया आपको समझ आएगा, रिलेट करोगे कि नहीं, उसका थोड़ा मेरे को एक वो है। ये मैं हर जगह बोलता हूँ। रमेश नगर में भी मेरा वहाँ पे भी 20-22 बच्चों का बैच बन गया है। 11th के 22 बच्चे हैं वहाँ पे, जहाँ रमेश नगर जाता हूँ, सिद्धांता में। पहले तो कहीं और जाना था, वहाँ से तो टूट गया कोलैब, तो दूसरे में हो गया, मास्टरमाइंड के साथ हुआ, सिद्धांता एंड मास्टरमाइंड। और 12th के ज़्यादा बच्चे हैं, 12th के 30 बच्चे हैं। तो और जो 12th के थे वो आए बिना 11th पढ़े। तो मैं अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर 11th की फिजिक्स खराब हो गई तो 12th की फिजिक्स आपकी अच्छी हो ही नहीं सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फेल हो जाओगे, 70 नंबर में से 35 नंबर पाना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बताता हूँ क्यों। 20 नंबर का डेरिवेशन आता है, वो 20 में 20 मिलते हैं बच्चों को, और 10 नंबर आप उससे उठा लो, एमसीक्यू से 15 नंबर उठा लो, 35 हो गए। 35 सबके आते हैं। 35 मैं फिर बोल रहा हूँ, जो जहाँ पे आप गए हो आज, उनके यहाँ जितने बच्चे लास्ट ईयर के थे, 70 में से जो एवरेज मार्क्स होगा वो 40 सुपर होगा ही नहीं। 65 कोई नहीं पाएगा इस साल, क्योंकि पेपर टफ आया है। दूसरा, आप पेपर कैसा बन रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड, तो आप आज ही से पढ़ो ना एप्लीकेशन बेस्ड पेपर, आज ही से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। लिखिएगा ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी, which can be measured directly or indirectly and in term of which law of physics can be expressed। अब वे अपनी किताब देखेगा, अभी तक ले ही नहीं किया। ये देखो एलन का मॉड्यूल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ले ही नहीं किया ये। मैंने कहा चलो अब तुम लोग हो तो इसी में से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, अगर टाइम मिला तो, डायमेंशंस के उसको। लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि हम किसी भी चीज को फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, हम उसी चीज को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जिनकी मदद से फिजिक्स के लॉ को हम लिख पाए और जस्टिफाई कर पाए। जैसे प्रेशर इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें फोर्स अपॉन एरिया लिखा है। फोर्स भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और एरिया भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी इसलिए वैलिड है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लॉ तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना। जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज अ लॉ, एक नियम है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक लॉ है, किसी ने दिया, एक फॉर्मूला बनाया, और इसमें तीनों फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन तीनों को मेजर कर सकते हो, फोर्स को भी मेजर कर सकते हो, मास को भी मेजर कर सकते हो, और एक्सेलरेशन को भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब लिखिए डिजायरेबल करेक्टर ऑफ फिजिकल यूनिट, डिजायरेबल करेक्टर ऑफ फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट हम जब सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए। फिजिकल यूनिट मतलब ऐसे, जैसे लेंथ के लिए हमने मीटर लिया, वेट के लिए हमने केजी लिया, है ना। तो हम जब फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, जैसे हमने मोल लिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन लिया, तो क्यों लिया, तो उसमें लिखिएगा इट शुड बी वेल डिफाइंड, it should be well defined, it should be well defined, second point, it should be convenient, it should be convenient size, it should be convenient size। convenient size का मतलब जैसे मैंने कहा साइज, convenient size, जैसे मैंने कहा 1 लीटर इज इक्वल टू
कितना मिलीलीटर, तो आप कहोगे 1000 मिलीलीटर। क्या? तो एक ये कन्वीनियंट हुआ ना कि हाँ आपको पता है किसके बराबर होता है। ऐसा तो नहीं बोला मैंने 1 लीटर इज इक्वल टू 2.6777 डॉट 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 8 मिलीलीटर, ऐसा तो नहीं बोला। ऐसा यूनिट बोला जो कि कन्वीनियंट है हमारे डे टू डे लाइफ यूज करने के लिए। ऐसे यूनिट को हम फिजिकल यूनिट बनाएंगे। थर्ड पॉइंट, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। थर्ड पॉइंट, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब मैंने कहा कि आज 1 लीटर की वैल्यू है 100 ml, 1000 ml, लेकिन 2025 में 1 लीटर दूध लेने जाओगे तो तुम्हें मिलेगा 800 ml। ये तो गलत बात हो गई। दुनिया कहीं से भी कहीं चला जाए, टाइम कुछ भी हो जाए, यूनिट सेम होना चाहिए। 1 लीटर आज भी उतना होना चाहिए और आज से 10 साल के बाद भी 1 लीटर होना चाहिए। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। और बहुत सारी बातें हैं, 3 ही पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नोट्स थोड़ा अच्छे से बनवा दिया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप पूरा मन बन गया बेटा साइंस लेने का? पक्की बात? ऐसे सबके सामने मत बोला, ऐसे सही बताओ, मन सच में है? दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। मेहनत करो, सबके लिए पहली बार है, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। डरने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? मेहनत हर जगह है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ लो वहाँ भी मेहनत है, कॉमर्स लो वहाँ भी मेहनत है। भाई आप तो मेहनत नहीं करो, आपके साथ 50 लाख बच्चे और हैं हर साल। 25 लाख नीट के फॉर्म भरा है उन्होंने, 15 लाख जेई फॉर्म भरते हैं, 10 लाख ऐसे बच्चे जेई नहीं भरते हैं, नॉन जेई भरते हैं, स्टेट एग्जाम्स भरते हैं, एनडीए भरते हैं। तो 50 लाख बच्चों ने साइंस लिया होगा इस साल। सभी मेहनत करेंगे ना, आप भी करो। और ये तो सीबीएसई का आंकड़ा है ना, स्टेट्स बोर्ड्स भी तो हैं, उनका भी तो एक रिकॉर्ड होगा। क्लासिफिकेशन लिखिएगा पहला, बेसिस ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। बेसिस ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। बेसिस ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इसमें पहला है आपका स्केलर क्वांटिटी, सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। इसको 9th में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस वर्डिंग लिख देंगे। एग्जाम्पल भी आपको पता ही है वैसे। कौन कौन से स्केलर के बताओ? देखे 9th तो भूल गए नहीं, तुम हम ही से पढ़े हो, मेरे बेइज्जती ना करा देना। कौन कौन से क्वांटिटी स्केलर होते हैं? 2 बता दो कोई स्केलर क्वांटिटी। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड वेलोसिटी वेक्टर मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस, अभी 9 शुरू किया मैंने पढ़ाना, डायरेक्शन पढ़ा रहा हूं बच्चों को। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली। एग्जांपल है इसकी स्पीड, और एक एग्जांपल लिख रहा हूं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, टाइम तो ही है, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको दिमाग में ये खनकेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पर तो डायरेक्शन देखा था मैंने, एरो एरो लगा रहे थे आप 10th में, लेकिन फिर स्केलर कैसे हुआ? देख पढ़ेंगे। मान लीजिए एक वायर है जिसमें ये 10 न्यूटन 10 एम्पेयर का करंट, एक वायर और है 10 एम्पेयर का करंट, तो मुझे एक बात बताओ यहां से कितना करंट निकलेगा? 20 एम्पेयर का करंट। अगर ये वेक्टर होता तो यहां से भी 10 निकलता, या यूं कह लो एक लॉ होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? ये वेक्टर मान लीजिए ए है, अभी पढ़ाऊंगा मैं वेक्टर में, ये वेक्टर है बी, ये दोनों ऐसे नहीं जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे कुछ ऐसे। ये रहा वेक्टर ए, इस पे वेक्टर बी जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर आर जाएगा, जो कि इसका रिजल्टेंट है। इसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन। ये वेक्टर टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो करंट जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। ये एनडीए में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब मैं एसएससी पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? तो देखिएगा 2 वायर है ना, एक का वायर नाम दिया ए और एक का नाम दिया बी। क्या होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन? हल्का से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, आज बस हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हल्का सा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई 2 वेक्टर है, वेक्टर ए, मैथ में क्लास 12 में पढ़ोगे इसको, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर आप कैसे रखोगे? इसके हेड पे दूसरे वाले का टेल रखोगे, तो वेक्टर बी ये रखा हमने,
वेक्टर बी। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो ट्राइंगल का थर्ड साइड आएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप ऐसे जा रहे हो ना, देखो ऐसे गए, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे हो, रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा आर। ऐसे गए, ऐसे इस डायरेक्शन, सॉरी ये इसके अपोजिट ये आएगा, आर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगा। क्या आएगा, क्लॉकवाइज। तो ये छोड़ देना, यहां पे एरो लगेगा, इस तरह से आएगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी ए प्लस बी। अब बहुत ध्यान से ना, यहां से 10 एम्पेयर करंट गया, यहां से भी 10 एम्पेयर करंट गया, उसके हिसाब से जब थोड़ी देर पहले जब बताया था मैंने, इसको जब जोड़ा था तो यहां क्या मिला था, बट यहां पे तो 10 ही जा रहा है, कैसे यहां पे 20 हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये वायर जुड़ा हुआ है तो 10 गया, फिर यहां पे तो 10 ही जाएगा, वायर है ना, वायर को जोड़ दिया तो 20 तो कभी नहीं होगा, बट यहां तो 20 हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका और भी एक और नियम है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मैं चैप्टर मूव हो जाएगा कहीं और इसलिए नहीं बता रहा हूं, वेक्टर की तरफ चला जाएगा। ये सेम एग्जांपल आएगा जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल फिर से आएगा। चलो बता देता हूं, सुनो। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, सेम वही दो वेक्टर हैं, हम क्या करेंगे पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम की जो दो साइडें नहीं होती हैं, जैसे ये पैरेललोग्राम बनेगा पूरा ऐसे, तो मान लो पैरेललोग्राम बन गया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के कॉन्सेक्यूटिव साइड में रखो। कैसे रखोगे, इन दोनों का टेल एक जैसा और हेड दूर जाता हुआ, तो जो रिजल्टेंट आएगा आर उसके बीच से जाएगा ये डायगोनली। अब खुद सोचो, ये 10 एम्पेयर का करंट इधर जा रहा है, 10 एम्पेयर का करंट इधर जा रहा है, तो जुड़ेगा कैसे, ये तो करंट दूर दूर जा रहे हैं ना, ये तो करंट उतना ही होगा जैसे जो यहां आएगा। अगर मान लो वही सीरीज पैरेलल तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐड तो होगा नहीं। अगर मान लो 10 एम्पेयर यहां से डिस्ट्रीब्यूट, तो पक्की बात है कि हाँ लेस देन बात है कि जो करंट इसमें जाएगा वो लेस देन 10 जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, जबकि ऐड होकर 20 होना चाहिए था। तो अगेन करंट जो है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हर वो क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन की नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। इसीलिए करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल बताओ, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या थे, वेक्टर क्वांटिटी थे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, on the basis of dependency, on the basis of dependency, on the basis of dependency, second है based on their dependency, fundamental quantity, fundamental quantity, and second derived quantity, fundamental quantity and second derived quantity, fundamental quantity and second derived quantity। ठीक है, दो क्वांटिटी और हैं जो कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद खोजी गई, तो उनको हम लोग बोले गए थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। थर्ड क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं। किसी पे डिपेंड कौन कौन सी हैं, दो हैं। पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। पहला है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल देखो क्या होता है, एक सर्कल ले लो, ये सर्कल है, इसके बीच में आपने टाइम में पढ़ा था माइनर आर्क, मेजर आर्क पढ़ा था ना।
तो ये मान लो अगर ये रेडियस है और ये क्या है, आर्क है, क्या है, एल लेंथ की, तो थीटा कितना होगा बताओ, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन, तो एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, वेयर एल इज आर्क एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो थीटा है इस केस में ये है प्लेन एंगल, क्या है, प्लेन एंगल, क्या है। और इसको किस में मेजर करते हैं, थीटा को डिग्री में नहीं करते हैं, डिग्री में तो हम पढ़े हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। किस में करते हैं, रेडियन में। तो थीटा को मेजर करते हैं जिसमें वो है रेडियन। इसका कुछ रिलेशन होता है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। ये लिखा है, कुछ और लिखा है, दिया होगा उसमें, लिस्ट होगी कहीं बनी होगी, देखें। नहीं ये तो स्टैंडर्ड हो गया, तो ये याद रखना है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है। कन्वर्जन नहीं लिखा है ना, नहीं कन्वर्जन नहीं लिखा है, बस लिखा है कि ये रहा ना रेडियन और स्टेडियन, है ना, कन्वर्जन नहीं लिखा, ठीक है, यही कन्वर्जन है, मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्फेयर ले लो, क्या ले लो, स्फेयर। जैसे तरबूज है, आप ये सॉलिड एंगल किसको कहते हैं समझना। आप क्या करो, ये स्फेयर ले लेते हैं, ठीक है, ये स्फेयर है, ठीक है, और इस स्फेयर का ये सेंटर होगा। और मान लो हम तरबूज खरीदने गए, हमने बोला भाई काट के हमें दिखाओ मीठा है कि नहीं मीठा है, बट सेंटर से काट रहे हो, तो काटने के बाद ये सरफेस कट के निकलेगा ऐसे, तो एक एरिया होगा इस पे। ये कैसा दिखेगा मैं बताता हूं, कोन खाते हो ना आइसक्रीम वाली, बस वैसा ही दिखेगा, जिसमें यहां पर एक एंगल होगा और यहां पर इसका होगा सरफेस जो काट के निकाला गया है, जो काट के निकाला गया, ये है सरफेस, इसको डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस ऑफ दिस। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, ये आर रेडियस है, ऑफ डी एस अपॉन आर, और इसका यूनिट होता है स्टेडियन, स्पेलिंग थोड़ा बताना, STREDIAN। तो थीटा को जो मेजर करते हैं स्टेडियन में मेजर करते हैं, किसमें, स्टेडियन में। और यहां पर थीटा एक्चुअली नहीं, इसको कहीं कहीं ओमेगा लिखा जाता है, ऐसे ओमेगा, ओमेगा ऐसे बोलते, देखो ओमेगा, DS अपॉन आर स्क्वायर। तो ये DS क्या है, एरिया है, क्या है, एरिया है, DS किसका, ये ओमेगा, W बना कैसे बना दो, ओमेगा, ओमेगा, W बना के थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, नहीं ये तो सिग्मा है, डी, हाँ डी सिग्मा बोला ना, हाँ एनसीईआरटी ने डी सिग्मा, इस थीटा को क्या लिया है, ये आर है, डी एरिया, हाँ डी सिग्मा लिया, तो ठीक एनसीईआरटी को ले लो, डी ओम, ये ओम वो है, ओम क्या कहते हैं, ओम जब हम यूज कर रहे थे ना, तो एनसीईआरटी में ये है, कुछ बुक्स में ये है और कुछ बुक्स में ये है, डी थीटा इज इक्वल टू, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो दो क्वांटिटी और हैं ये, जो कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और डराइव की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, डराइव तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कितनी हो सकते हैं पता नहीं, इन्फिनिटी बोलना सही नहीं है, बट हाँ बहुत सारे हो सकते हैं, जितना फिजिक्स चलता जाएगा उतने सारे क्वांटिटी खोजे जा सकते हैं। आपके बुक में 300-400 दिया है पेज में, लगभग 400 के आसपास दिया होगा इसमें डायमेंशंस वाले में, एनसीईआरटी में तो कम दिया है। देखो ये पूरा कितना दिया है इसमें, 61 दिया है, 61 डिराइव क्वांटिटी दिया हुआ है। थोड़ा सा आते हैं हम पीपीटी पे, क्या क्या हमने थोड़ा सा पढ़ा। पहले बताओ फिजिक्स से डर लग रहा है, समझ आ रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, क्या इसका वो दिया मेंशन होगा, गिवन होगा कितना हम एरिया कट आउट करें, डीएस मतलब एरिया, या तो थीटा गिवन होगा, थीटा और रेडियस गिवन होगा तो डीएस आ जाएगा, अगर थीटा नहीं गिवन होगा मतलब सॉलिड एंगल नहीं दिया होगा तो फिर डीएस गिवन होगा, दोनों में से कोई एक चीज जरूर गिवन होगा। 3 क्वांटिटी है ना, 3 चीज में रिलेशन बन रहा है ना, एरिया, एंगल और रेडियस, कोई 2 चीज आपको पक्का दी गई होगी तीसरा निकालने के लिए।
ठीक है, अब हेडिंग डालिए आप लोग डायमेंशन। क्या हेडिंग डालिए? डायमेंशन। हेडिंग डालिए डायमेंशन। डेफिनेशन क्या देखिए, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर विच आर रेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट। क्या जब मैंने टॉपिक शुरू किया था यही बनाया था? बहुत सारे लिखे थे, सातों लिखे थे, एम एल टी के, उस पर पावर लिया था, ए बी सी डी लिखा था ना, ये वही डिफिनेशन है। व्हाट इज डायमेंशन? फिजिकल क्वांटिटी के, जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर जो आप पावर रेस करते हो उसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। जैसे कितने थे? 7 थे ना, तो 7 तो एक साथ तो लिख नहीं सकते हो भाई, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसमें 7 आएगा, 4 या 5 आ सकता है, मैक्सिमम 4, 3, मिनिमम 3 आएगा, एक भी आ सकता है। जैसे मास, मास में बाकी सब क्या है? मान लो तुम्हें डायमेंशन लिखना है किसका? मास का, तो केवल एम ही तो लिखोगे, m1, बाकी सब 0 लिखने का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी मास में कोई रोल प्ले, ये किसका डायमेंशन है? मास का। तो मैं लेंथ का लिखना तो क्या करोगे? m0 l1 t0। पक्की बात? इसका मतलब ये डायमेंशन किसका है? लेंथ का है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? इसी चीज जो आप डायमेंशन बना रहे हो, उसको पावर रेस कर रहे हो, इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। तो लिखो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी लिख सकते हो, मैं यहां से डिफिनेशन लिखा रहा हूं, लिखो जो मैं लिखा रहा हूं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी are the power to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely, ठीक है। अच्छा, क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं डायमेंशंस के? जैसे डायमेंशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए? पहली बात, जैसे अगर आपने देखा, मान लो ये आपको ये मिल गया m1 l1 t-2, तो आप ये कह सकते हो कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में बता रहा है जो कि मास पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली स्क्वायर। तो हमें डायमेंशन ये बता सकता है कि पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो, जेई में डायमेंशन का क्वेश्चन आया है 2021 का पेपर, जेई 2021, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। इफ फोर्स F, लेंथ L, टाइम T टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन, अब देखो ये जेई का क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा इस पूरे एरिया में, पहले बता रहा हूं, किसी को बस का ही नहीं कराना। जितने लोग पढ़ा रहे हैं मैं करा सकता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा हूं, तैयारी किया। अब देखो क्वेश्चन क्या है जेई का, 2021 का जेई का मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, जेई मेंस 2021 कह रहा है, मान लीजिए फोर्स का सिंबल है F, लेंथ का सिंबल है L और टाइम का सिंबल है T। क्या गिवन है? फोर्स के लिए हम ले रहे हैं F, लेंथ के लिए ले रहे हैं L और टाइम के लिए ले रहे हैं T। तो बताइए कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होगी, इनके रिस्पेक्ट में। ऑप्शन देखना, ये लेवल अब बन गया। हम किसके रिस्पेक्ट में डायमेंशन पढ़ रहे हैं? उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के। अभी तक 3-4 जो लिखा हमने, सब जगह पे क्या आ रहा था? देखना, ये जो 3-4 फंडामेंटल, सब जगह MLT आ रहा है। ये क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है इन्होंने, ये है एप्लीकेशन। इन्होंने पूछा है कि आपको डायमेंशन बनाना फिजिकल क्वांटिटी का इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 3, यानी MLT नहीं आएगा। ऑप्शन देखना, ML-4 t², FL-3 t²
एफ एल माइनस 5 टी स्क्वायर एफ एल माइनस 3 T3। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? देखो भाई साहब, कितना आसान क्वेश्चन जेई का है। टफ कैसे बन गया अभी सब भूल जाओ, डेंसिटी पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? डेंसिटी पे ऊपर कर देते हैं। जो हमने पढ़ा पहले उसके बेसिस पे पढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होता है बताओ मुझे? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब? क्यूब आता है। और किसका क्यूब आता है? लेंथ का। और मास का m, तो क्या हो जाएगा? ml माइनस 3t0। किसकी डेंसिटी, किसका डायमेंशन आया? ये क्लास 11 का सिलेबस है इनकी, ये क्लास 11 का, ये सीखा हमने 11 में। इसको यूज करके हमें जेई का क्वेश्चन बनाया गया है कि अब आपको डायमेंशन लिखना है डेंसिटी का, लेकिन यूज करना है फोर्स, लेंथ और टाइम का। सोचो थोड़ा, मैं भी सोच ही रहा हूं, मैं कौन सा करके बैठा हूं, अभी देखा हूं तो मैंने लिख दिया। फोर्स का डायमेंशन बताओ। फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 t माइनस 2। एल लेंथ के लिए तो वही है L, और टाइम के लिए t। ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अब हम ऐसा सेटिंग करें इसमें, इस डायमेंशन में डालें कि कहीं पे फोर्स मैच करे। तो m1 तो दिख रहा है, L1 भी चाहिए और t माइनस 2 चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या ऑप्शन को, ताकि घूम फिर के सिंप्लीफाई करने के बाद ये यहीं पे आ जाए, मास पे आ जाए। कोई सोचो। अगर मैं पहले वाले में, अच्छा ये मैं जो सिखा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं मैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड में हम एक में पुट करेंगे, तो जहां जहां f है वहां वहां हम ये पुट कर रहे हैं, ये हमारा डायमेंशन, ताकि सिंप्लीफाई करके इस पे आ जाए। तो f के जगह पे पुट करेंगे तो हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए में L माइनस 4 T2। तो t, तो ये तो जीरो हो गया। पहला ऑप्शन हल्का सा मैच किया, लेकिन उस वाले में हाँ पहले ऑप्शन तो है, आगे चेक ही नहीं किया मैंने। ऑप्शन क्या बन गया? ए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन हमें ऐसे नहीं सीखना एक्चुअली। हम थोड़ा सा जब 10-12 क्वेश्चंस कर लेंगे तो हम इस डेंसिटी के फॉर्मूले को तोड़ेंगे फोर्स के फॉर्मूले के साथ, सच दैट ये मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पे हम कुछ फोर्स अपॉन समथिंग लिख पाए, क्योंकि फोर्स होता है m इंटू ए। कुछ ऐसा तोड़े ताकि यहां पे m की जगह पे क्या आ जाए। जैसे चलो मैं दिमाग में क्लिक भी कर गया, f क्या होता है बताना? m इंटू ए। तो m क्या हो जाएगा? f अपॉन ए। यहां रख दूं मैं, तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? m a v। बोलो हाँ या ना। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन रखो, मास का रखो और वेलोसिटी का रखो, आ जाएगा डायमेंशन भी यही आएगा फिर से। तो मैंने पहले ही क्लास में क्या जेई की फील कराई, नीट में भी आता है बेटा सेम क्वेश्चन, मेंस वाला उठा के नीट में डाल दे। एफ रख दो, एफ वो मैंने भूल गया हूं, ठीक है। एम की जगह पर रख रहे हैं, है ना। फिर आप डायमेंशन एफ का रख दो, ए का रख दो, वी का रख दो, मतलब लेंथ का रख दो। सिंप्लीफाई करके आओगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये चूंकि किताब पढ़ी थी मेरे पास, मैंने उससे एक्चुअली मांगा था कि मेरे को दे देना, मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊंगा। जब से दिया तब से मैं देखा ही नहीं हूँ, तो शॉर्ट कॉपी तो है मेरे पास। तो ये तो थी कहानी व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन। अब एक बात समझना, मैंने आपसे कहा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। बड़ा ध्यान से देखना, इस तरफ भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस तरफ भी फिजिकल क्वांटिटी है। इसको n से लिखते हैं और इसको u से लिखते हैं। n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u फॉर यूनिट। इसको लेते हैं n1, इसको लेते हैं u1, इसको लिखेंगे n2 u2। बड़ा काम आने वाला ये रिलेशन। तो आप बड़ी यूनिट से किस पे जा रहे हो? छोटी यूनिट पे। आप ध्यान देना, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है? और यूनिट घट रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा अगर ये कांस्टेंट है, हमेशा ये कांस्टेंट है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा n और u का, तो कैसा बनना चाहिए? डिक्रीजिंग, मतलब घटते क्रम में। इसका यूज डायमेंशन में कैसे, जो हमने बताया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ
डायमेंशन। पढ़ाऊंगा नहीं, हेडिंग डालूंगा बस, ताकि हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन क्या क्या है डायमेंशन की, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन या वैसे नॉर्मल में एक बात बताओ, अगर मुझे जोड़ना है दो क्वांटिटी को, दोनों सेम होने चाहिए। 2 लीटर में 5 किलो जोड़ूंगा मैं, दोनों लीटर में होना चाहिए, दोनों केजी में होना चाहिए। तो पहला यह है कि डायमेंशन बताता है कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल कॉन्सेप्ट जो बनाए गए हैं वो सही है कि नहीं है। तो चेकिंग द फिजिकल फॉर्मूलाज और लॉज। इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं। V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मुझे बताना कि सच में सही है कि नहीं है, तो वो तभी हो सकता है जब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, यानी दोनों तरफ क्या हो, सेम हो। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन क्या हो, राइट हैंड साइड। दूसरा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है पूरी की पूरी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है पूरी की पूरी, ये दोनों ऐड हो रही हैं। तो जो डायमेंशन U का होगा, क्या वही डायमेंशन AT का भी होना चाहिए? तभी तो ऐड किए हो, नहीं तो क्यों ऐड किए हो? अगर इनको आपस में ऐड करके इसके जो डायमेंशन, देखो जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन U का भी होना चाहिए, जो डायमेंशन U का है वही डायमेंशन, यहां इक्वल का मतलब है डायमेंशन। मैं इसको ब्रैकेट बनाता हूं क्योंकि ये आपको लगेगा कि वैल्यू इक्वल कर रहे हैं, वैल्यू नहीं, डायमेंशन इक्वल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, MLT के फॉर्म में। तो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या था, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था, देख के बताओ, मुझे याद नहीं है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? अभी जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे, जहां पे फोर्स पढ़ रहे थे, वहां पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा, ये है आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन है m0 L1 t-2, पक्की बात। और टाइम का डायमेंशन है t, टाइम डायमेंशन क्या है, t। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा m0 L1 t-1। ये किसका मिला, AT का। किसका मिला, AT का। U का निकाल के दिखाओ, U क्या है, स्पीड। स्पीड का डायमेंशन है आपका, स्पीड का डायमेंशन है m0 Lt-1। ये क्या, U का डायमेंशन और वो डायमेंशन सेम आ रहा है ut का, यानी डायमेंशन ऑफ U एंड डायमेंशन ऑफ AT सेम, यानी दिस इज सेम डायमेंशन, दिस इज सेम डायमेंशन। यानी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम है, उन्हीं को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला 100% सत्य है। एक चीज और, लेट्स चेक, V इज इक्वल टू U प्लस A स्क्वायर T। इसको चेक करो, जब A स्क्वायर करोगे तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, 2 4, वो तो 0 ही रहेगा ना। अब जब करोगे तो यहां पे क्या आएगा, 2 और -3। AT का डायमेंशन स्पीड के बराबर नहीं है, यानी ये फॉर्मूला गलत है। तो यहां कह सकते हैं कि डायमेंशन का यूज हम फॉर्मूला की वैलिडिटी, यानी फॉर्मूला सही है कि नहीं, उसमें हम यूज करते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? अगली कक्षा में यही चलेगा। 3 एप्लीकेशन है। पहला है फॉर्मूला की करेक्शन चेक करना, दूसरा बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना, जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, कैसे 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग, कैसे। इसको तीसरा, डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला बनाना, डायमेंशन की मदद से। ये पूरी एक क्लास कल अगली क्लास जाएगी। फिर इसी में तोड़ के, हम आज नहीं कर पाए, मैथ का क्वेश्चन मैथ शुरू करेंगे डेरिवेशन से। बोलो, कल का काम है, MWF तो रहता ही नहीं ना यहाँ पे, नहीं पता। MWF में रहता हूँ रजौरी गार्डन, रमेश नगर, मानसरोवर, 3 जगह पढ़ाता हूँ MWF में। TTS में रहता हूँ मैं यहाँ पे, बस यहीं पे। तुम्हारा शुरू कर देंगे, टेंशन ना लो। तुम पहले फील तो लो, मेरे को डर है बच्चे छोड़ ना दे 1-1.5 महीने बाद फिजिक्स को।
तो बड़ा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। 1-1.5 महीने फिजिक्स तुमको बहुत इजी लगने वाली है, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद टफ लगेगी, उसमें मेरे पढ़ाने में कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी मेहनत में चेंज आएगा। जानते हो क्यों? अभी खाली बैठे हो, दिमाग भी क्या है, खाली है। अभी जो चीज़ डाला जाएगा वो एब्जॉर्ब होगा। 1 महीने बाद क्या होगा, उधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सब चीज़ में सब होगा। टाइम क्या होगा, डिवाइड, फिर क्या हो जाएगा, स्कूल खुल जाएगा। और जब आप रिवाइज नहीं करोगे तो बैकलॉग क्रिएट होगा। क्या होगा, ये तुम्हारे साथ समस्या नहीं है, ये सभी स्टूडेंट जो स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ। जब बैकलॉग क्रिएट हुआ और पीछे का रिवाइज नहीं करोगे, आगे पढ़ोगे, समझ। क्योंकि मैं बताता हूँ फिर से डिस्क्लेमर, साइंस फिजिक्स का एक चैप्टर क्लास 11 का 9th की पूरी फिजिक्स है, इतना बड़ा है। 40-40 पेज का एक चैप्टर है, जाकर देखना। एनसीईआरटी का 40 पेज, तो लक्ष्मण सिंह का 250 पेज। लक्ष्मण सिंह नहीं है, ऐसा हो रहा है। ये केवल 2 चैप्टर मैंने जो फाड़ा है, वो पूरा भी नहीं है, मोटी सी है ना, इसको फाड़ दिया मैंने ताकि कैरी करने में ईजी हो। ये वाली बुक आपको लेनी पड़ेगी, बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है, बेस्ट। एस एल अरोरा आपके पास होनी चाहिए, सेकंड हैंड ले लो, नई की कोई ज़रूरत नहीं है कि महंगी बुक है, 1600 के आसपास की आती है, 1200 या 1600 की आती है। तो गो एंड बाय सेकंड हैंड, 550 से 600 में मिल जाएगा। सेकंड हैंड बहुत काफ़ी है। ठीक है, क्या बताओ, फिजिक्स समझ आई लेक्चर आज का? बाउंस तो नहीं किया? क्योंकि मेरे को डर होता है पहला क्लास ही बाउंस ना हो जाए, या बहुत हाई फाई पढ़ा रहे, क्योंकि आदत होती है ईजी पढ़ने की। हम लोग का 10th साइंस कुछ नहीं है इसके सामने, मजाक नहीं, सही कह रहा हूँ। अब साइंस शुरू हुआ है रियल, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो कर ले जाओ, क्योंकि सभी लोग करते हैं जो पहली बार। तो पक्षी का कहो या पढ़े, वो पीसीबी ले, क्या डरी हुई है वो फालतू में।